जय श्री कृष्णा मित्रों। कोणार्क ई लर्निंग ऑनलाइन ऐप और कोणार्क यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हरगोविंद सिंह राठौड़ आपसे इस ऐप के माध्यम से राजस्थान जीके के विभिन्न टॉपिकों पर रूबरू होता रहूँगा। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद पढ़ने तो उससे पहले हमें भारत के जनपदों की जानकारी होना चाहिए। हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं मित्रों, तो भारतीय इतिहास में पुरातात्विक इतिहास पढ़ने के बाद हम देखते हैं सभ्यताएं जो टॉपिक आता, तो सभ्यताओं में सबसे पहले टॉपिक आता सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद भारत में एक नया चरण वापस आरंभ हुआ, उसे आर्य युग का आरंभ माना जाता है। वहां से सभ्यता आरंभ हुई, उसे कहा गया वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता दो चरणों में बटी हुई, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के आर्यों ने धीरे धीरे स्थायी जीवन यापन आरंभ किया और वहां आर्य कबीलों ने अपने स्थायी जीवन से शुरुआत की। तो कृषि भूमि, पशुपालन आदि को लेकर वो नदी घाटी के किनारे स्थायी रूप से बसना आरंभ हुए और छोटे छोटे नगर राज्य बने। इन्हें नाम दिया जन, और जन से बने जनपद। तो भारत में जनपदों का उदय उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। इन्हीं जनपदों को एक करके समग्र अखंड भारत की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता मौर्य वंश को। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत अनेक जनपदों में बटा हुआ था। भारत की ये अनेक जनपद कौन कौन से थे, इन जनपदों का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है, जैसे पुरु, कुरु, पांचाल, कौशल, मत्स्य आदि। वैसे ही महाभारत काल के बाद हम बात करें जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इनमें भी जनपदों की सूचियां दी गई है। इनमें 16 जनपद उल्लेखनीय बताए। भारत में कुल छोटे बड़े 40 जनपद थे, जिनमें मुख्य जनपदों की संख्या थी 16। अब ये जो जनपद हैं ना केवल भारत में फैले थे, अखंड भारत के अंदर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमावर्ती संपूर्ण प्रदेश यहाँ अखंड भारत का हिस्सा था। जो अखंड भारत था मित्रों, वो कुछ इस तरह से विस्तृत था, जिसके अंदर अखंड या ग्रेटर भारत के अंदर पूरा अफगानिस्तान का हिस्सा भी शामिल था। कालांतर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान अलग अलग होकर दो अलग अलग राज्य बन गए। तो यहाँ ये जो समग्र अखंड भारत था, उसमें जनपद व्यवस्था का आरंभ हुआ। और इसी जनपद व्यवस्था को हम देखें तो अखंड भारत से सबसे पहले हम देखें तो अफगानिस्तान में एक प्राचीन जनपद हुआ करता था, जिसका नाम था गंधार। गंधार को आज कहते कंधार, गांधार हो गया कंधार। कंधार आज अफगानिस्तान में है। गांधार की राजकुमारी गांधारी, जो कि कुरु कुल के धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जिनकी संतानें 100 संतानें कौरव कहलाए, तो वो गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी। साथ में गांधार से लगता ही इलाका था काम्बोज, जो घोड़े के व्यापारियों का प्रसिद्ध केंद्र था। काम्बोज को आज कहते काबुल। काम्बोज का नाम काबुल हो गया। तो काबुल और कंधार दोनों अफगानिस्तान में, यानी प्राचीन इतिहास में अफगानिस्तान के दो हिस्से भारतीय जनपदों में शामिल थे, गांधार और काम्बोज। पाकिस्तान का पेशावर इलाका प्राचीन काल में कहलाया केकय। केकय, जहां की राजकुमारी केकई का विवाह राजा दशरथ से हुआ। ये श्री राम की सौतेली माता थी, जिनके कहने पर दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। तो वो केकई प्रदेश पेशावर के आसपास का इलाका है। सिंध प्रदेश को महाभारत काल में लिखा गया सोवीर आज कहलाया सिंध। पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और भारतीय पंजाब को महाभारत काल में कहा गया मद्र देश, जहां की राजकुमारी माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ। और माद्री और पांडु से जन्मे पुत्रों का जो नियोग प्रथा से 2 पुत्र आए, उनका नाम था सहदेव और नकुल। यानी पांचों पांडव एक ही रानी से उत्पन्न नहीं थे। 5 पांडवों में 3 कुंती की संतान थी, 2 माद्री की, किंतु इनका पितृपुरुष एक होने के कारण ये 5 पांडव कहलाए। तो ये मद्र देश आया साहब। उससे नीचे आए तो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र प्राचीन काल में कहलाया कुरु जनपद। कुरु जनपद से नीचे आए लगता हुआ इलाका कहलाया पांचाल। पांचाल से लगता हुआ इलाका कहलाया कौशल। कौशल के साथ साथ हम बात करें काशी। काशी के साथ साथ हम बात करें मगध। मगध के ऊपर का बात करें हम वज्जी संघ। उसके नीचे हम बात करें अंग। उसके नीचे का राज्य चंपा। हम बात करते जाते इसी तरह से तो चेदी,
सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, सौराष्ट्र, जांगल, ठीक है, कामरूप, ये भारत के आदि जनपदीय राज्य थे जिनको लास्ट में मगध में उत्पन्न हुए एक वंश ने एक कर दिया। मगध का सबसे प्राचीन राजवंशों में नाम आता हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद मगध में राजवंश आया, नाम आया नंद वंश, और नंद वंश के बाद मगध में राजवंश आया, राजवंश का नाम आया मौर्य वंश। मौर्य वंश ने गांधार से लेकर दक्षिण में कर्नाटक का पूरा इलाका जीत लिया और अखंड भारत की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश के सम्राट का संस्थापक का नाम आया चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का पोता जिसने बचे कुचे भारत को भी एक कर दिया उसका नाम था अशोक। अशोक ने अंतिम रूप में कलिंग को जीता। तो ये सारे एक होकर कहलाए अखंड भारत। अब इन्हीं जनपदों में से कुछ हिस्से राजस्थान में शामिल थे। तो हम देखेंगे राजस्थान के जनपद। ध्यान दीजिएगा मित्रों, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनपदों में जिसका नाम आता है वह मत्स्य। एकीकरण में भी मत्स्य संघ का नाम का प्रयोग किया गया था। महाभारत काल में जयपुर और अलवर का मिलन प्रदेश प्राचीन काल में मत्स्य जनपद कहलाया करता था। मत्स्य के साथ ही भरतपुर और मथुरा का जो इलाका है, यूपी और राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र भरतपुर मथुरा मिलकर महाभारत काल में कहलाए सूरसेन। सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा, और मत्स्य जिसकी राजधानी थी आपके बेराट, जिसको विराट नगर कहते थे। अलवर से नीचे भरतपुर और धौलपुर का इलाका प्राचीन काल में कहलाया राजन्य जनपद, जबकि अलवर के इलाके को बाद में नाम दिया गया साल्व जनपद। साल के साथ ही टोंक के आसपास का इलाका, टोंक से लेकर झालावाड़ तक का इलाका कहलाया मालव जनपद। मालव जनपद महाभारत काल में हाड़ौती का नाम था है, जहां हिडिंबा नाम की राक्षसी अपने भाई के साथ रहती थी। यहीं पर भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ था। हम चले चित्तौड़ के आसपास का इलाका प्राचीन राजस्थान में किस जनपद के रूप में फेमस था? तो आप करेंगे सीवी जनपद, और सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका नगरी। और उससे नीचे चलें तो हम मित्रों उससे नीचे की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका था ये आदिवासियों और जंगली जीवों का इलाका था। इसका नाम आया व्याघ्र घाट। व्याघ्र घाट यानी जहाँ शेर चीते मनुष्य के साथ निवास करते थे, आदिम जनजातियां जहाँ निवास करती, व्याघ्र घाट से आज हो गया वागड़। आहड़ उदयपुर के चारों तरफ का इलाका, यहाँ मेद जाति का अधिकार था। तो मेद जाति का निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को कहा गया था मेदपाट। मेदपाट। मालव के साथ साथ, मालव और साल्व के साथ साथ एक जनजाति बाहर से आकर यहां बस गई, उसने अपना राज्य स्थापित किया। ये राज्य था योध्य। योध्य जनपद आज के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ था। जैसलमेर को प्राचीन इतिहास में नाम दिया गया है मांड। यहाँ की गायकी भी मांड गायकी कहलाई है, और इसका प्राचीन नाम एक और मिलता वल्ल देश। वल या मांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ आपका जैसलमेर। बीकानेर क्षेत्र का प्राचीन नाम मिलता है जांगल देश, और जांगल देश बीकानेर का चारों तरफ का फैला हुआ रेगिस्तान था। साथ में हम बात करें मंडोर से लेकर पाटन तक का ये जो क्षेत्र है, इसे बोलचाल में नाम दिया गया गुजरात्रा यानी गुजर देश। तो ये गुजर देश कहलाया। तो ये जो इलाके थे ये राजस्थान के प्राचीन जनपदों के हिस्से हैं। राजस्थान के प्रमुख जनपदों में सबसे प्राचीन जनपदों में पहला नाम आता मत्स्य, दूसरा बड़ा नाम आता सूरसेन, इनके साथ नाम आता मांडदेश, इनके साथ ही नाम आता सीवी हाय। ये प्रथम चरण के जनपद थे। फिर द्वितीय चरण में डेवलप हुए हैं योध्य, साल्व, मालव, मेदपाट, व्याघ्रघाट, गुजरात्रा। ये द्वितीय चरण में डेवलप हुए। ये इलाके प्राचीन जनपदों के हिस्से थे जहां बाहर से आने वाले कबीलों ने अपना राज्य स्थापित किया, और कबीलों के समूह के बसावट के कारण ये क्षेत्र उन कबीलों के नाम से जाने गए।
फॉर एग्जाम्पल, पंजाब से आकर राजस्थान में बसने वाले 3 जातियां यहां राजस्थान में आई। पंजाब से आने वाली जातियों में था योद्य कबीला, मालव कबीला और साल्व कबीला। ये लोग सिकंदर आक्रमण के समय पंजाब छोड़कर पश्चिमी भारत को, उत्तर पश्चिमी भारत को छोड़कर राजस्थान शिफ्ट हो गए और इन्होंने नए जनपदों को जन्म दिया, योध्य, मालव और साल्व। ठीक है, साल्व की राजधानी हुआ करती थी, नाम था उलूकपुर। उलूकपुर से बना आलोर और आलोर आज कहलाया है अलवर। मालव की राजधानी थी नगर। नगर आज स्थित है टोंक में। योध्य जनपद की प्राचीन राजधानी थी चुघेर और चुघेर वर्तमान में कहलाता अनूपगढ़। ये वर्तमान में स्थित है श्री गंगा नगर में। यानी ये नगर राज्य बने, धीरे धीरे ये राज्यों का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ हर जाति की कोई ना कोई विशेषता थी। कोई कृषक जाति थी तो कोई निर्माणकर्ता शिल्पकार जाति थी, तो यहाँ पर कुछ सैनिक जातियाँ भी आई, तो ये जातियाँ यहाँ आकर बसती गई और नए जनपदों का निर्माण हुआ। इन जनपदों में हम बात करें तो सबसे प्राचीन जनपद और सबसे जिसका विशद वर्णन हमें मिल जाता है उसमें पहला आएगा मत्स्य और दूसरा आएगा सूरसेन। सूरसेन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण का ननिहाल सूरसेन की राजधानी मथुरा में था, जहाँ के अधिपति सूरसेन के जो वास्तविक अधिपति वो राजा सूरसेन थे। सूरसेन का पुत्र हुआ कंस, कंस की बहन हुई देवकी, देवकी और वासुदेव की संतान हुआ कृष्ण। कृष्ण ने मामा कंस के अत्याचारों का अंत करके जनता को यहाँ पर उदार दिया, जनता के ऊपर उपकार किया और वो लॉर्ड कृष्णा के नाम से जाना गया। तो लॉर्ड कृष्णा का संबंध कहाँ से आया? तो सूरसेन से। उसी टाइम पर कृष्ण के समकालीन, कृष्ण के रिश्ते में बुआ लगती थी कुंती। कुंती की संतानें हुई साहब युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और उनके 2 भाई, नाम आता नकुल और सहदेव, और उनकी रानी द्रौपदी। जब जुए में सब कुछ हार गए युधिष्ठिर, तो शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की शर्त का पालन करते हुए अज्ञातवास बिताने आए थे मत्स्य। और यही मत्स्य के राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। यहीं पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, यहीं पर अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। तो वो जनपद आएगा आपका मत्स्य। सीवी, मथुरा से उज्जैन जाने वाले मार्ग पर स्थित सीवी जनपद प्राचीन काल में कपास के व्यापार और सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था साहब। यहाँ पर सूती वस्त्रों का वृहद पैमानों पर उत्पादन किया जाता था, जिसकी राजधानी थी नगरी, जिसका प्राचीन नाम आता माध्यमिका नगरी। मेद जाति जहां राज करती थी, मेद जाति के अधिपति थे मले वर्मा और उनके वंशज। मेद जाति जहां राज करती थी वो इलाका कहलाया मेदपाट, और मेदपाट से कालांतर में अपभ्रंश में हो गया मेवाड़। तो ये मेवाड़ का प्राचीन नाम हुआ मेदपाट। व्याघ्र घाट से आज हो गया वागड़। है आज कहलाया हाड़ोती। है ये जंगल था साहब। यहाँ पर कालांतर में हाडाओं ने आदिवासी जातियां भील और मीणाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित किया। तो हाडाओं का राज्य होने के कारण है से बन गया हाड़ोती। हाड़ोती का प्राचीन नाम है। मंडोर यानी मांडव्यपुर, मंडोर जहां लंकापति रावण का ससुराल था। मंडोरिया ब्राह्मण की बेटी मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था। तो वह नगर मंडोर, और गुजरात में स्थान है पाटन, कच्छ गुजरात के अंदर। तो मंडोर से लेकर पाटन का मध्यवर्ती भाग, प्राचीन काल में यहाँ पर मुख्य काम गोपालन था। तो गोपालन करने वाले योद्धा अपनी गायों की रक्षा के लिए एक लाठी लेकर लड़ते थे। लाठी का नाम था गुर्ज। ऐसी लकड़ी जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ लोहे की टोपी लगी होती थी। लोहे का टोपी के ऊपर एक लोहे का तार बंधा होता जिससे कि लकड़ी टूटे या फटे नहीं, और इन्हीं से गायों की रक्षा की जाती। तो गुर्ज से लड़ने वाले योद्धा कहलाए गुजरा, और गुजरा क्षेत्र का मुख्य काम था गोपालन। तो गोपालन करने वाले योद्धा जो गुर्ज से लड़ते थे वो कहलाए गुजरा, और गुजरा का क्षेत्र कहलाया गुजरात्रा।
तो मंडोर से पाटन तक का इलाका प्राचीन काल में गुजरातरा कहलाता था, जिसकी प्राचीन राजधानी थी मंडोर। दूसरा बड़ा केंद्र था भीनमाल और तीसरा बड़ा केंद्र था पाटन। तो मंडोर, भीनमाल, पाटन का इलाका कहलाया गुजरातरा। और राजस्थान का सुदूर दक्षिण पश्चिम इलाका, हम सुदूर पश्चिमी की बात करें तो सुदूर पश्चिम में जो रेगिस्तान है साहब, जहां वनस्पति का भी विनाश हो जाता है, उस देश को कहा गया वल्ल देश। वल्ल देश या मांड देश, जहां की गायकी भी मांड गायकी कहलाती है। तो मांड गायकी वाला क्षेत्र वल्ल देश या दुग्गल के नाम से प्रसिद्ध है जैसलमेर। जैसलमेर नाम 12वीं सदी की देन है साहब। उससे पहले इस देश का नाम वल मंडल या मांड देश हुआ करता। तो मांड देश की प्राचीन राजधानी में नाम आएगा साहब लोद्रवा। लोद्रवा, देरावल, तन्नोट, ये यहाँ के पुराने नगर थे। बाद में 1155 में राव जैसल भाटी ने जैसलमेर की स्थापना की तो नई राजधानी बन गई जैसलमेर। तो उससे पहले ये इलाका मांड कहलाया। जबकि बीकानेर के आसपास का इलाका जंगली जातियों का निवास स्थान था। तो जंगली जातियों के निवास स्थान के कारण इसका नाम पड़ा जांगल देश। और जांगल के पूर्व में चूरू का जो इलाका है वह इलाका कहलाया कुरू जांगला। और जांगल का उत्तरी भाग कहलाया मद्र जांगला। और कुरू जांगला में चूरू जिले में स्थान हुआ करता छापर द्रोणपुर। छापर द्रोणपुर, जहां पर ऋषि द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणापाचार्य रहते निवास करते थे। और इन्हीं आचार्य द्रोणाचार्य ने आगे चलकर कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया था। तो वो छापर द्रोणपुर भी राजस्थान में हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु गर्ग ऋषि का आश्रम गरगराटपुर आज गागरोन कहलाता है, जो कि हय प्रदेश में हाड़ौती में झालावाड़ जिले में स्थित है। तो ये प्राचीनतम जो केंद्र है वो भी यहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान का संबंध सदियों प्राचीन इतिहास से रहा है। तो ये है राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो जनपदों में ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका कहलाता है योध्य जनपद। कौन सा जनपद है? योध्य जनपद। जबकि बीकानेर के आसपास का इलाका कहलाया जांगल जनपद। जांगल कोई जनपद ना हुआ करता था, जांगल एक क्षेत्र का नाम हुआ करता था। जैसलमेर क्षेत्र कहलाया मांड या वल देश। मांड या वल देश। मंडोर से लेकर गुजरात तक का इलाका कहलाया गुजरातरा। आहड़ उदयपुर के चारों तरफ का पहाड़ी प्रदेश और मैदानी भाग कहलाया मेदपाट। जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी का कांठल का मैदान और वागड़ का मैदान कहलाया व्याघ्र घाट। चित्तौड़ जिले में बेड़ज नदी का मैदान कहलाया सीवी जनपद। जबकि टोंक से लेकर झालावाड़ का मध्यवर्ती उपजाऊ मैदान कहलाया मालवदेश। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को कहा हर है देश। भरतपुर का और धौलपुर से लगता हुआ इलाका कहलाया राजन्य। जबकि भरतपुर और मथुरा, आगरा क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन और भरतपुर का क्षेत्र प्राचीन काल में कहलाया सूरसेन। अलवर का हरियाणा से लगता हुआ इलाका कहलाया साल्व जनपद। साल्व एक जाति थी जो पंजाब से सिकंदर आक्रमण के टाइम आकर यहां बस गई थी। और जयपुर और अलवर का सीमावर्ती प्रदेश कहलाया मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी थी विराट या बेराट। तो हम एक एक करके जनपद पढ़ेंगे। उससे पहले आप चाहें तो इस मानचित्र को अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लें। और इस मानचित्र को हम सीधा इंडिया के मानचित्र से भी जोड़ सकते हैं। इंडिया के मानचित्र में भी हमने मत्स्य, सूरसेन, जांगल, कुरु, मद्र नाम लिखे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को समझने के बाद ही हम अगला चैप्टर समझ सकते हैं। तो पहले हमें ध्यान रखना, इंडिया के जो मानचित्र आता है उसमें राजस्थान के किन किन जनपदों का मूल रूप से नाम आता। तो मत्स्य, सूरसेन, सीवी, जांगल, योध्य, ये इंडिया के मानचित्र में भी महत्वपूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो राजस्थान का ये जो हिस्सा है उसमें ये राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं। अब देखिए मित्रों, हम एक एक करके राजस्थान के सभी जनपदों को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पुराने जनपदों में नाम आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद राजधानी, इसकी राजधानी थी विराट नगर। ये विराट नगर वर्तमान में कहाँ है? बेराठ
जयपुर में। फिर हम बात करें विस्तार, तो मत्स्य जनपद का विस्तार जयपुर अलवर क्षेत्र में था। तो मत्स्य जनपद का सर्वाधिक विस्तार 2 जिलों में था, जयपुर अलवर। इसके अतिरिक्त इसे जयपुर अलवर भरतपुर दौसा क्षेत्र तक विस्तृत माना जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। विराट को आज कहते हैं बेराट, बेराट जयपुर में है। मत्स्य जो जनपद है उसका उल्लेख मौर्य काल में भी मिलता है, और उससे पहले हम बात करें तो मत्स्य जनपद का उल्लेख उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास 13वां जो वर्ष यहीं बिताया था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट में प्रवेश करने से पहले पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र नगर के बाहर एक जाटी, समी वृक्ष या खेजड़ी पर छिपाए थे साहब। तो ये है जनपद मत्स्य। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और मत्स्य जनपद वर्तमान में कहाँ फैला था? आप करेंगे जयपुर अलवर क्षेत्र में। इसका उल्लेख किस किस में मिलता? उत्तर वैदिक साहित्य में, महाभारत काल में, मौर्य काल में वर्णित है साहब। ये स्थान कहलाया मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के साथ साथ ही राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम जनपद जिसका उल्लेख मौर्य, उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में मिलता, वह जनपद है सूरसेन। सूरसेन जनपद ये यदुवंशियों का राज्य हुआ करता था। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो ये जो जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? तो यहाँ आप करेंगे मथुरा। ये भगवान श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी भी थी। यहीं पर कंस का राज्य था, और कंस को मारकर कृष्ण ने उसके अत्याचारों से पब्लिक को मुक्त करवाया था। ये जो जनपद है, इस जनपद का विस्तार वर्तमान भरतपुर, धौलपुर, करौली और यूपी के मथुरा और आगरा क्षेत्र में हुआ करता था। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और यूपी के मथुरा आगरा क्षेत्र में फैला हुआ ये इलाका प्राचीन काल में कहलाया सूरसेन जनपद। तो सूरसेन यदुवंशियों का राज्य हुआ करता था। यहाँ इस जनपद का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और यहीं से यादव वंश की उत्पत्ति हुई। कालांतर में यादव सूरसेन मथुरा से बयाना आए, बयाना से आगे तमनगढ़ होते हुए करौली तक चले गए। करौली और जैसलमेर की यदुवंशी शाखाएं इसी जनपद से उत्पन्न मानी जाती। तो ये कहलाया सूरसेन जनपद। अब इन्हीं के साथ साथ 2 नाम हैं, साल्व और राजन्य। उनके साथ एक नाम और आता है अर्जुनायन। अर्जुनायन, तो हम बात कर लें साथ में अर्जुनायन। अर्जुनायन मीनिंग है अर्जुन द्वारा विजित क्षेत्र। अर्जुनायन की प्राचीन राजधानी मानी गई है कल्याणपुर, और कल्याणपुर से आज बन गया है करौली। तो करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर का इलाका प्राचीन काल में क्या कहलाया? अर्जुनायन। अर्जुनायन एक जाति भी मानी गई है जो कि यहाँ आकर बस गई, और ये योद्ध जाति डांग क्षेत्र के जिन जिलों में बस गई, डांग क्षेत्र के उन जिलों को, करौली, दौसा, समयपुर, भरतपुर के उन जिलों को अर्जुनायन कहा गया। तो पहले हमने बात की मत्स्य की, मत्स्य के बाद हमने बात की सूरसेन की, सूरसेन के बाद हमने बात की अर्जुनायन की। तो ये जो है जनपद सारे के सारे पूर्वी राजस्थान में स्थित है। इन्हीं के साथ जनपद आया साहब साल्व जनपद। साल्व जनपद फैला था वर्तमान अलवर जिले में। साल्व की राजधानी हुआ करती थी, साल्व की राजधानी का नाम था उलूकपुर। उलूकपुर का नाम हुआ आलोर, और आलोर से आज हो गया अलवर। यहाँ निवास करने वाली जाति है अहीर या आभीर।
अहिर या आभिर जाति यहाँ निवास करती थी। यही अहिर या आभिर जाति यदुवंशी शासकों के अधीन होने के कारण इन अहिरों ने अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया यादव। तो यादवपतियों का राज्य हो गया साल्व। सूरसेन के बाद साल्व जनपद के अंदर यादव वंश का राज्य आता है साहब। सूरसेन, साल्व और अर्जुनायन ये यादव राज्य थे। यहाँ मूल रूप से अहिर जाति जो है, साल्व या अहिर जाति, पंजाब से सिकंदर आक्रमण के टाइम यहाँ आकर बस गई थी। ये जाति जो है साबी और रूपा रेल नदियों के मध्यवर्ती भाग में निवास करती। तो अलवर के आसपास का इलाका प्राचीन काल में साल्व जनपद कहलाया, जिसकी राजधानी उलूकपुर या आलोर थी, जो वर्तमान में अलवर हो गया है। साथ में नाम आया मित्रों राजन्य। राजन्य जनपद मूल रूप से 3 जिलों में फैला था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। राजन्य का सर्वाधिक विस्तार भरतपुर जिले में था और भरतपुर जिले में इसका प्राचीन केंद्र था श्रीपंत। श्रीपंत बाद में हो गया बयाना। ये सिकंदर आक्रमण के समय पंजाब से राजस्थान आकर बसने वाली एक जाति थी, जो कि मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग था। ये जाति जब आकर यहाँ मैदानी भाग में बस गई तो उन्होंने एक नया जनपद डेवलप किया। ये जनपद कहलाया राजन्य जनपद। इसी सिकंदर आक्रमण के टाइम एक और जनजाति यहाँ आई। ये शस्त्र निर्माता युद्धक जाति थी, इसका नाम था मालव जाति। और मालव जाति जहाँ बस गई वो कहलाया मालव जनपद। मालव जनपद का विस्तार था टोंक, बूंदी, झालावाड़ तक और इसकी राजधानी थी, नाम आता मालव नगर। मालव नगर आज कहलाता नगर टोंक। नगर टोंक इसकी राजधानी थी, जहां मालव सिक्के और सुंग काल की मूर्तियां खोजी जाती है। तो ये है मालव जनपद। आज बनास नदी के मैदान में टोंक के आसपास का इलाका प्राचीन मालव जनपद कहलाया। इसी मालव जनपद की प्राचीन राजधानी भी नगर टोंक। ठीक है, नगर टोंक का प्राचीन नाम ही था मालव नगर। साथ में यहाँ एक और सभ्यता खोजी गई, नाम है रेड, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। तो ये मालव जनपद क्षेत्र कहलाया। साथ में नाम आया है। है को आज कहा गया हाड़ौती। और हाड़ौती में शामिल जिले हैं बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। यह आदिम जातियों का निवास स्थान था। और आदिम जातियों के इस निवास स्थान की हम बात करें तो आदिम जातियों का जो निवास स्थान था, वहाँ पर हम बात करें हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदिम जातियों का निवास क्षेत्र, ये कहलाया है का कालांतर में हाड़ा राजाओं का राज्य होने के कारण कहलाया हाड़ौती। तो ये हो गया आपका हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती से हम आगे बढ़े तो नाम आया व्याघ्र घाट। व्याघ्र मन शेर, चीता अथवा बाघ। जहाँ पर शेर, चीते और बाघ रहते थे और एक ही घाट पर पानी पीते थे, वो इलाका कहलाया व्याघ्र घाट। व्याघ्र घाट से शब्द बन गया वागड़ और वागड़ में आता डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र भी आदिम जातियों का निवास स्थान था। तो है और व्याघ्र घाट राजस्थान में आदिम जनजाति के निवास क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे साहब। हम आगे बढ़े तो नाम आया योध्य जनपद का विस्तार घग्गर के प्रवाह क्षेत्र में, घग्गर प्रवाह मैदान में हुआ करता था। तो घग्गर का प्रवाह मैदान 2 जिलों में फैला हुआ, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर प्राचीन काल में विस्तृत जनपद कहलाया योध्य जनपद, जिसका प्राचीन केंद्र था रंग महल, चुगेर यानी अनूपगढ़। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के बीच ये
जनपद फैला हुआ था। यहाँ पर जाति है योध्य जनपद जाति, जो सिकंदर आक्रमण के टाइम, यूनानी आक्रमण के टाइम पंजाब का मैदान छोड़कर घग्गर के मैदान में आ गई थी, उसके नाम से ये कहलाया योध्य क्षेत्र। तो योध्य क्षेत्र कहाँ फैला है, तो आप करेंगे घग्गर के प्रवाह मैदान में। घग्गर का प्रवाह मैदान कहाँ है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में। साथ ही हम बात करें यहाँ पर मांड या वल्ल देश, वल्ल देश, वल्ल देश कहा गया है जैसलमेर के रेगिस्तानी भूभाग को। तो जैसलमेर का जो सुदूर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है, जहां वनस्पति का अभाव है, रेतीले धोरे हैं, जहां विषम जलवायु दशा है, उसे नाम दिया वल्ल देश, और वल्ल मंडल को ही नाम दिया मांड। और यहाँ की जो लोक गायन की शैली है, आज भी उसे मांड गायकी कहते हैं। वल्ल देश के प्राचीन नगरों में नाम आता तन्नोट, देरावल और लोदरवा। तो वल्ल देश का सबसे बड़ा नगर, व्यापारिक मंडी और राजधानी हुआ करती थी लोदरवा। लोदरवा की राजकुमारी बड़ी फेमस है मूमल, और उसके प्रेमी अमरकोट के राजा का नाम आता महेंद्र। मूमल और महेंद्र की कथाएं वल्ल देश से जुड़ी है, और यहाँ की जो गायकी है उस गायकी को कहते हैं मांड गायन की शैली। मांड गायन के लिए मागणियार और लंगा जाति के मुस्लिम गायक बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया मांड या वल। मांड या वल किसे कहते हैं, जैसलमेर प्रदेश को मांड या वल कहते हैं। अब हमारे पास बच गए सीवी, मेदपाट, गुजरातरा और जांगल, उनको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। अगली हम बात करते हैं जांगल देश की। जांगल देश, जांगल देश कहा गया बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को। बीकानेर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जांगल देश कहलाया, और इसी जांगल देश को एक स्वतंत्र राज्य बनाया राव बीका राठौड़ ने करणी जी के आशीर्वाद से। यहाँ आपस में लड़ने वाली मोहिया, मोहिले, जोहिया, चौहान, सांखला, जाट और चूहड़ आदि जातियों को पराजित करके एक अखंड राज्य की स्थापना की। ये नया राज्य आगे चलकर बीकानेर कहलाया। तो बीकानेर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, जांगल देश। और इसी कारण बीकानेर के राजाओं को नाम दिया गया है जांगलधर बादशाह की उपाधि। जांगलधर उपाधि का संबंध कहाँ के राजाओं से है, बीकानेर के शासकों से। तो बीकानेर के शासक, बीकानेर का आसपास का क्षेत्र जांगल कहलाने के कारण यहाँ के राजा के नाम के आगे जांगलधर उपाधि लगी। जांगलधर बादशाह सबसे पहले कहा गया बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को। अब बात रह गया गुजरातरा और मेदपाट, और साथ में रह गया सीवी जनपद। सीवी जनपद वर्तमान चित्तौड़ क्षेत्र ऑब्लिक बेड़च का मैदान। वर्तमान चित्तौड़ जिले के आसपास का क्षेत्र या बेड़च का जो मैदान है वो प्राचीन काल में सीवी जनपद के नाम से फेमस था। सीवी जनपद की राजधानी का नाम आता है माध्यमिका नगरी, और माध्यमिका नगरी को वर्तमान में नगरी गांव कहते हैं। नगरी कहाँ है, तो चित्तौड़ में है। ये स्थान मौर्य और गुप्त काल में कपास और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो कपास और सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माध्यमिका नगरी मथुरा से उज्जैन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। तो मथुरा से उज्जैन जाने वाले मार्ग पर सबसे बड़ा नगर कौन सा था, माध्यमिका नगरी। माध्यमिका नगरी किस जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद। यहाँ पर गुप्तकालीन या गुप्त काल के शिखर विहीन मंदिरों के अवशेष, गुप्त काल की मुद्राएं और शिव और विष्णु पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं सीवी जनपद। फिर आया साहब आपका गुजरातरा। गुजरातरा
इसी का नाम हुआ है गुर्जर देश। राजधानी मांडव्यपुर, मांडव्यपुर अर्थात मंडोर। ठीक है। प्रमुख नगरों में हम बात करें, मांडव्यपुर के बाद दूसरा बड़ा नगर था भीनमाल और तीसरा बड़ा नगर आता है पाटन। ये यहाँ के प्रमुख नगर थे जिसमें राजधानी है मांडव्यपुर। हम बात करें मांडव्यपुर से लेकर पाटन, पाटन कहाँ है? गुजरात। तो मारवाड़ से लेकर गुजरात का जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ का मुख्य काम था गोपालन। गोपालन और गोपालन करने वाले योद्धा गुर्ज नामक आयुध का प्रयोग करते थे। गुर्ज नामक आयुध के प्रयोग और गोपालन करने के कारण यहाँ के निवासियों को कहा गया गुर्जर, और गुर्जर जहाँ निवास करते थे वो देश कहलाया गुर्जर देश। गुर्जर देश से उत्पत्ति होने के कारण यहाँ के आरंभिक 3 राजवंशों को भी नाम दिया गया, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर परमार और गुर्जर चालुक्य। प्रतिहारों की राजधानी मंडोर, परमारों की राजधानी चंद्रावती, आबू पर्वत और चालुक्यों की राजधानी पाटन। तो ये जो है गुर्जर जाति के क्षेत्र में राज करने के कारण इनका नाम के आगे गुर्जर विरुद्ध लगा है। गुर्जर जाति अलग है और गुर्जर उपमा अलग है। जो गुर्ज नाम का आयुध का प्रयोग करके जो अपनी गायों की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लेकर युद्ध करते थे, उन योद्धाओं को कहा गया गुर्जर। और मंडोर से लेकर गुजरात तक का इलाका प्राचीन काल में कहलाया गुजरात्रा। हम बात करें मेदपाट, मेदपाट, मेदपाट से आज बन गया है मेवाड़, और मेवाड़ का ही एक नाम मिलता है प्रागवाट। मेद जाति का निवास मैदान, जहाँ पर मेद जाति निवास करती थी, मेद जाति द्वारा निवास करने वाला क्षेत्र, मेद जाति का निवास मैदान मेदपाट कहलाया। दूसरा, यहाँ पर राज करने वाला वंश आया गुहिल वंश, और गुहिल वंश ने भारत पर आक्रमण करने वाले मलेच्छ या विदेशी शत्रु मलेच्छों का नाश किया। तो मलेच्छों का नाश करने वाले मलेच्छ नाशक कहा गया मेद विनाशक, और मेद विनाशक से कहलाया मेद क्षेत्र। तो मेद क्षेत्र बन गया, और मेद क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी आहड़। तो मेदपाट आहड़ के आसपास का फैला हुआ इलाका मेदपाट कहलाया। उदयपुर के आसपास के इलाके को प्राचीन काल में मेदपाट या प्रागवाट कहा गया। यहाँ मेद नाम की जाति निवास करती थी, जिससे ये मेदपाट पड़ा। मेदपाट से मेवाड़ हो गया। एक मान्यता यह है कि यहाँ के शासकों ने मलेच्छों का विनाश किया, तो मलेच्छों का विनाश करने वालों को कहा गया मेदनाशक। मेद शरीर में जो फोड़े फुंसी होते हैं, जो स्थायी रूप से अपना निशान छोड़ जाते हैं, उनको भी मेद कहते हैं। तो उसी तरह से भारत पर अपना निशान छोड़ने के लिए आने वाले विदेशी कहलाए मलेच्छ। तो मलेच्छों से हुए मेदनाशक, और मेद से कहलाया मेदपाट। तो मेदपाट आज का मेवाड़ क्षेत्र है, जिसकी प्राचीन राजधानी के अंदर नाम आता है आहड़ का। इसके अलावा कालांतर में कुछ और नाम प्रचलित हुए राजस्थान में, उनमें हम बात कर लेते हैं कि ये नाम या ये क्षेत्र कौन कौन से थे। सपाद लक्स, सांभर झील क्षेत्र। सांभर झील क्षेत्र को प्राचीन राजस्थान में सपाद लक्स कहा गया है। यहाँ के राजा सपाद लक्ष्यपति कहलाए, यानी सपाद लक्स यानी सांभर के आसपास 100 योजन का क्षेत्र को कहा गया सपाद लक्स। ये सपाद लक्स ही आज सांभर झील कहलाती है। सपाद लक्स से हम आगे चलते तो इलाका आता अनंत गोचर। अनंत गोचर का मीनिंग है सांभर झील से हर्ष पर्वत का मध्य भाग। हर्ष पर्वत कहाँ है? सिक्कर में।
सांबर की सीमा किससे लग रही है? जयपुर से। और जयपुर की सीमा के साथ साथ सांबर किससे लग रहा है? नागौर। तो जयपुर, नागौर और सीकर का जो मध्यवर्ती भाग है, जयपुर, नागौर, सीकर का मध्यवर्ती भाग प्राचीन काल में कहलाया अनंत गोचर मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका नाम हुआ अनंत गोचर। ऐसे ही आए साहब, आया मारवाड़ या मरु देश। मारवाड़ या मरु देश के अंदर पूरा का पूरा आपका शामिल हुआ जोधपुर संभाग, जोधपुर के आसपास का पूरा प्रदेश मरु प्रदेश कहलाया, जहां वनस्पति कम थी, वर्षा कम होती थी, तो ये मरुभूमि का देश कहलाया मरु देश। और ऐसे कैसे हम बात करें तो एक नाम आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ जयपुर, दौसा क्षेत्र ऑब्लिक बाण गंगा का मैदान। बाण गंगा का मैदान, जहां कछवा वंश के राजा दुल्हे राय या तेजकरण ने अपना राज्य स्थापित किया और अपने शत्रुओं मीणाओं को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर पराजित किया। मीणाओं के नगर माची को अपनी राजधानी बनाकर रामगढ़ नाम दिया। दौसा, रामगढ़, जमवा रामगढ़ जिसे आज कहते हैं का मध्यवर्ती भाग प्राचीन काल में ढूंढाड़ कहलाया। तो जयपुर दौसा क्षेत्र को नाम दिया ढूंढाड़, जोधपुर संभाग को नाम दिया मारवाड़ या मरु प्रदेश, सांबर से हर्ष पर्वत का मध्यवर्ती भाग कहलाया अनंत गोचर, सांबर झील का क्षेत्र कहलाया सपाद लक्स। तो ये हुए प्राचीन नाम। इन्हीं प्राचीन जनपदों में धीरे धीरे नए राजवंशों का उदय हुआ और ये नए राजवंश बढ़ते गए। इसी तरह से एक आया साहब अर्बुदाचल या अर्बुद मंडल। अर्बुद मंडल में है आबू पर्वत सिरोही क्षेत्र, जिसकी प्राचीन राजधानी आती है चंद्रावती। चंद्रावती को आज हम कहते हैं माउंट आबू। तो अर्बुद मंडल यानी आबू पर्वत सिरोही क्षेत्र को प्राचीन इतिहास में नाम दिया है अर्बुदाचल, अर्बुद मंडल, आडमाला क्षेत्र। तो ये आबू पर्वत सिरोही क्षेत्र है जो कि राजस्थान में धर्म और कर्म की भूमि कहलाता है। देवनगरी कहलाती सिरोही और देवताओं का वास कहलाया आबू पर्वत, इसे अर्बुदाचल कहा गया। यहाँ ये माना जाता है कि चंद्रमा का निवास है, तो माउंट आबू का पुराना नाम मिलता है चंद्रावती। तो ये हुए राजस्थान के प्राचीन जनपद क्षेत्र, प्राचीन नाम। अब उनके बाद हम सीधा बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न राजवंशों की और राजवंशों के बाद इतिहास के अन्य टॉपिकों की। रीत की बात करें तो रीत में सीधा टॉपिक आता है साहब सभ्यताएं, और जनपद के बाद अगला टॉपिक आता है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। जबकि हम बात करें पटवार की, पुलिस की, तो उनमें टॉपिक आ जाते हैं बीच में राजवंश। राजवंशों का इतिहास पढ़े तो सबसे पहले आता प्रतिहार, फिर आएगा चौहान, गोहिल, कछवा, राठौड़ और उसके बाद अन्यों की हम बात करेंगे। और सीधा रीत में हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये टॉपिक जनपदों का यहीं पर पूर्ण हुआ। हम अगले टॉपिक में नई शुरुआत से दोबारा मिलेंगे मित्रों। धन्यवाद। इस ऐप को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक और यूट्यूब चैनल पर इसकी लाइव क्लासें देखें। धन्यवाद।